हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आई एम सॉरी, हम कुछ दिनों से टच में नहीं थे, हमारे वीडियोस आपको मिल नहीं रहे थे, बट उसके पीछे कुछ रीजन है, आपको पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। आज के लिए, आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्या, आप देख ही सकते हैं, आप देख ही सकते हैं क्या, वेक्टर्स। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले या ये देखने के बाद आपके दिमाग में आया होगा सर वेक्टर्स क्यों, सर वेक्टर्स क्यों, अभी तो आपने पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ाया सर, आपने लॉज ऑफ मोशन क्यों चालू कर दिया। मैंने इतने कमेंट आप लोगों के पढ़े तो मैं कुछ कंक्लूजन पे आया, मैंने बोला ये बात एकदम सही है कि एकदम से लॉज ऑफ मोशन, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे, मैग्नेट ब्रेन्स के अपने कुछ रीजंस थे। लेकिन हमने आपकी बात, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों को देता है, उनकी बातों को सुनता है, तो हमने आपके कमेंट्स देखे, आप चाहते थे कि पहले इस चैप्टर से फिजिक्स को स्टार्ट किया जाए, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया और चाहा कि हम पहले ही चैप्टर से फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। बट सर अगर आप पहले ही चैप्टर से फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो वेक्टर्स तो किसी और चैप्टर का पार्ट है, तो आपने अभी क्यों स्टार्ट कर दिया। देखिए मेरी बात समझिएगा, आने वाले एक आध दिन में या हो सकता है बहुत ही जल्द आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक ओवरव्यू वाला लेक्चर मिल जाए, है ना। उसमें मैंने बहुत डीप में मैथ्स को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बहुत डीप में मैथ्स में घुसना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ किसको डील करना, फिजिक्स को डील करना, ठीक है ना। लेकिन जितनी मैथ्स रिक्वायर्ड थी, जितनी नॉर्मल मैथ्स रिक्वायर्ड थी, मैंने वो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको उस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। उसमें एक दो चीजें नहीं भी होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो हो सकता है वो आपको फिजिक्स में काम नहीं आएगी, इसलिए वो चीज बताई नहीं गई होगी। अब क्योंकि मैं आपके सामने एक बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर लाने वाला हूं, तो मैंने ये सोचा, मेरा ये मानना है कि क्योंकि वेक्टर्स भी एक मैथ्स का पार्ट है, तो मैं क्यों ना बेसिक मैथमेटिक्स के साथ लगे लगे आपको वेक्टर्स भी पढ़ा दूं। भले ही ये किसी और चैप्टर का पार्ट है, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कभी 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 कमी फील नहीं होगी कि ये किसी और चैप्टर का पार्ट था और हमने इसको पहले पढ़ लिया। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। ये मैग्नेट ब्रेन आपको एश्योर करता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इतने टाइम से आप मैग्नेट ब्रेन से जुड़े हैं, आपको कोई भी अभी तक मैग्नेट ब्रेन से प्रॉब्लम नहीं आई है, ऐसा इशू नहीं आया है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। सेम वैसे ही जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसी कोई कमी फील नहीं होगी कि सर हमने ये चैप्टर तो पढ़ा नहीं, सर हमने इसके पहले वाला चैप्टर तो पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अच्छा, एक और खुशखबरी आपके लिए यह है कि हम लॉज ऑफ मोशन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, है ना। हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर और वापस, जैसा कि आप चाहते थे कि शुरू से फिजिक्स आपको डील किया जाए, तो शुरू से आपकी क्लास 11th की फिजिक्स डील होगी। चलिए, यह बात आपने की थी, हमने सुन ली। आप बोलिए, आपका बोलना ही हमारे लिए क्या है, बस ऑर्डर है, हम उसी चीज को मानेंगे। अच्छा, एक चीज और कि सर आपने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया तो आपने सर लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन तक ही पढ़ाया, सर्कुलर मोशन क्यों नहीं पढ़ाया। तो देखिए एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 पेज का है ना। लेकिन मैंने आपको बोला है कि हम थोड़ा अच्छे लेवल का सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो वैसे ही आपको सर्कुलर मोशन भी एक अलग से आपके पास वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जिसमें मैं पूरा सर्कुलर मोशन आपके लिए कवर करके दूंगा, है ना। ये ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं होगा जो 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाए, ऐसा सर्कुलर मोशन होगा जो आपको कंप्लीट नॉलेज देगा, आपको जीरो से हीरो बना देगा, एकदम गुरु लेवल तक लेकर आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझे आएगा, जितना मुझे सर्कुलर मोशन आता है, मैं पूरा का पूरा क्या कर दूं, आपके पास ट्रांसफर कर दूं। चलिए, तो जो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ रहे थे कि सर आपने वेक्टर क्यों स्टार्ट किया, ये तो पहले चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर आपके पास आने वाला है, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते आपका माहौल मैथमेटिक्स का बना होगा। इसलिए मैंने मैथ्स का ही एक टॉपिक उठा लिया, ताकि आप मैथ्स के साथ अपने दिमाग को जब खोलोगे तो आप बहुत अच्छे से फिजिक्स को डेवलप कर पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो हमको स्टार्ट करना है वेक्टर्स। सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में या सबके दिमाग में ये चीज आती है कि व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स, हमको वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हमारा काम नहीं चल रहा था, क्या हमारा काम नहीं चल रहा था क्या बाकी चीजों से, कि हमको वेक्टर की जरूरत पड़ गई। ठीक है, आप जब पहला चैप्टर पढ़ोगे, आप जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ोगे, तो आपको वहां एक ओवरव्यू, छोटी सी बात पता चलेगी कि स्केलर एंड वेक्टर जैसी कोई क्वांटिटी होती है ना, बस छोटी सी बात होती है वहां। यहां मैं डेडिकेटेडली आपको वेक्टर्स डील करके बताऊंगा। चलिए यार, एक बात मेरी सुनना, जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूं या आपकी मम्मी आपको बोलती है कि दिवाली आ रही है बेटा, जाओ 10 किलो मिठाई खरीद के ले आओ। क्या बोलती है आपकी मम्मी कि जाओ बेटा 10 किलो मिठाई खरीद के ले आओ। आप बोलते हो ओके, आप समझ जाते हो कि आपको कितनी मिठाई खरीदनी है, 10 किलो मिठाई खरीदनी है ना।
यहां पर जो मिठाई है, यहां जो मिठाई है वो क्या है, आपकी क्वांटिटी है ना। क्वांटिटी मतलब एक कोई आपके पास एक कोई सब्सटेंस है जो आपको खरीदना है। सिंपल सी बात, एक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि आपके पास ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलता हूं, ये ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी है मिठाई आपके लिए जो आपको खरीदनी थी, आपको ऑर्डर मिला था आपकी मम्मी से, जो आपको खरीदना है, फिजिकल क्वांटिटी है मिठाई। कितना खरीदना है आपको पता चला, इस 10 से, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको पता चला कि कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। 10 क्वांटिटी आपको खरीदनी है। और ये केजी क्या बना, केजी बना आपके लिए यूनिट। हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही। तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट से पता चल गया कि आपको फिजिकल क्वांटिटी कौन सी चाहिए और कितनी चाहिए। पता चल गया कि नहीं पता चल गया, ठीक। अब अगर आपको मैं बोलूं कि आपको लेना है एप्पल, क्या खरीदना है आपको, एप्पल्स खरीदने हैं, और एप्पल्स कितने खरीदने हैं, तो आपको बोला गया, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा मिठाई लेकर आ रहे हो, साथ में फल की मंडी पड़ेगी, वहां से 2 किलो एप्पल्स भी खरीद लाना। तो ये भी आपके लिए क्या हो गई, एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और इस फिजिकल क्वांटिटी को आपने कैसे डिफाइन किया है, एक तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू ली है ना, एक तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, और दूसरी चीज आपने क्या ली है, उसकी यूनिट ली है जो कि केजी है। हाँ कि ना, ये उसकी यूनिट ली है ना। अब यहां पर आपको देखो कहीं भी ना ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही जिससे आपको डायरेक्शन का पता लगे। ऐसा नहीं बोला गया कि बेटा एप्पल जो ला रहे हो वो जाके सीधे जाना, सीधे से लेफ्ट लेना, लेफ्ट से राइट लेना और वहां से एप्पल खरीद के लाना, नहीं बोला गया। आपको सिर्फ इतना बोला गया कि एप्पल खरीद लाना, आपको सिर्फ इतना बोला गया कि मिठाई खरीद लाना। अब क्या हुआ, आप गए ये एप्पल लेकर घर, कहां चले गए आप, ये एप्पल लेकर पहुंचे घर। मम्मी ने आपके एप्पल को देखा और देखा कि 2 किलो एप्पल में आए 8 एप्पल्स। कितने एप्पल्स आए, 8 एप्पल्स, ठीक है ना, 8 एप्पल्स आए। 8 एप्पल्स में से 7 एप्पल क्या हो गए, खराब हो गए। 7 एप्पल क्या थे, क्या निकले, अंदर से खराब निकले, बेकार निकले। एक ही एप्पल अच्छा निकला, है ना, एक ही एप्पल अच्छा निकला। क्लियर। अब बात यह थी कि जो 2 किलो एप्पल आपको मिले, हर बार जो मम्मी लेकर आती थी वो लेकर आती थी 150 रुपए किलो, लेकिन आप ये जो 2 किलो एप्पल लेकर आए, ये लेकर आए 100 रुपए किलो में। तो आप बहुत स्मार्ट बन रहे थे मम्मी के सामने। आपने बोला लो मम्मी, आप 150 में 1 किलो लेके आती थी, मैं 100 रुपए में 2 किलो लेकर आ गया। और आपको देखने से एप्पल एकदम बढ़िया लग रहे थे, लेकिन जब मम्मी ने चेक किया तो मम्मी को पता चला 8 में से 7 एप्पल बेकार हैं, एक एप्पल अच्छा है। तो आपकी मम्मी ने जो सुटाई की, आपकी जो सुटाई की कि मत पूछो कितनी सुटाई की, ठीक है ना। अब अगली बार से आपको मम्मी ने बोल दिया कि बेटा अब जब मैं तुझे एप्पल लाने को बोलूंगी ना, तो एप्पल तुझे पता है कहां से लाना है, तुझे जाना है नत्थू चाचा की दुकान, नत्थू चाचा की दुकान से तुझे लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेकर एक चौराहा आएगा, उस चौराहे में राइट लेकर जो पहली दुकान पड़ेगी उस दुकान से तुझे क्या लेकर आना है, एप्पल लेकर आना है। क्या बात हो गई, हाँ क्या इंपॉर्टेंट हो गया, मार जिस चीज के लिए पड़ी है अब उस चीज को तो आप रिपीट कर नहीं सकते, क्योंकि अब मम्मी ने आपको बोल दिया है, डायरेक्शन दे दी है कि अगली बार से अगर मैं तुझसे 2 किलो एप्पल, 10 किलो एप्पल, 5 किलो एप्पल, 6 किलो एप्पल, जितने भी किलो एप्पल मंगाऊंगी, तुझे कहां से लाना है, उसी दुकान से लाना है जिसकी डायरेक्शन मैंने तुझे बताई है। आई मेरी बात समझ में। तो अब इस फिजिकल क्वांटिटी जो आपके लिए पहले एप्पल थी, जिसके लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ रही थी, अब आपकी मम्मी ने उसको लाने के लिए एक डायरेक्शन भी बता दी है। वो डायरेक्शन बहुत कंपलसरी है, नहीं तो भयानक मार पड़ेगी, एकदम धो देगी मम्मी, लाल पीला कर देंगी। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आई कि अभी तक जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे उसको डिफाइन करने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे ही फिजिक्स में कुछ चीजें ऐसी भी आने लगेंगी हमारे सामने जिसके लिए हमको डायरेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। फील आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया सर, और अच्छे समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं इस चीज को हटाता हूं और अच्छे समझते हैं इस चीज को। हम जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यार आप लोग 10th के बाद 11th में आए, बड़ी खुशी हुई, एकदम से सीनियर बने, बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल का पूरा कमांड आपके हाथ में है, हेड बॉय बनोगे, हेड गर्ल बनोगे, वाह मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इतनी मोटी मोटी बुक होगी, कोचिंग होगी, गाड़ी मिलेगी। कई लोगों को गाड़ी मिलती है सर, हर लोगों को नहीं मिलती लक्ष्मण गाड़ी। कई लोगों को साइकिल से भी जाना पड़ता है, बिल्कुल जाना पड़ता है, मैं भी मानता हूं, मैं भी उन्हीं में से था। मेरे को साइकिल से जाना पड़ता था तो मुझे बड़ा लगता था कि यार बाइक से सब जा रहा है, मैं साइकिल से गया, मैं साइकिल रख दी थी, मैं पैदल जाने लग गया था, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं।
अब हम देखते हैं यार, देखो आप जैसे ही 11th में आए बहुत मजा आया, मस्त नई नई जवानी आई। अब क्या हुआ, आपको चाहिए है पिंकी का नंबर। क्या चाहिए आपको? पिंकी का नंबर, ठीक है ना। पिंकी का नंबर किसको चाहिए? ढोलू को। और ढोलू कौन है? ढोलू हूं मैं, मेरा घर का नाम है ढोलू, मान लो, है ना। चल, मेरा घर का नाम है क्या? ढोलू। और ढोलू को चाहिए किसका नंबर? पिंकी का नंबर चाहिए। 11th में आया हूं मैं, नंबर तो निकाल कर रहेगा भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अपने एक दोस्त से बोला जिसका नाम था पोलू। इस पोलू को ढोलू ने बोला कि सुनो पोलू, मुझे कैसे भी करके पिंकी का नंबर चाहिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात। तो पोलू ने बोला भाई को नंबर की जरूरत है, भाई नंबर लाके देगा। तो मैंने कहा तू फालतू की बात बाद में करना, पहले नंबर लाके दे पिंकी का। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। मैंने फोन किया वापस पोलू को, मैंने बोला मैंने तुझे बोला था पिंकी का नंबर चाहिए मुझे। तो पोलू ने बोला मेरी तबीयत बहुत खराब है भाई, मतलब एकदम ही मरने की हालत में हूं मैं, मुझे कोरोना हो गया है और मैं बड़ी हालत खराब है मेरी। तो मैंने उससे बोला ओ भाई आई एम सॉरी। तो उसने बोला लेकिन तेरे लिए एक खुशखबरी है ढोलू कि मुझे पिंकी का नंबर मिल गया है। तो पोलू ने एक खुशखबरी दे दी कि पिंकी का नंबर मुझे मिल गया है, पिंकी का नंबर मुझे मिल गया है, लेकिन ये नंबर मेरे पास नहीं है, ये एक लड़का है टोलू, उसके पास है। कहानी समझ में आई? ढोलू यानी कि मेरे को नंबर चाहिए था पिंकी का, मैंने किसको बोला? पोलू को हो गया कोरोना, पोलू ने बोला मेरे को नंबर मिल गया है, लेकिन ढोलू नंबर किसके पास है? टोलू के पास है। तो मैंने बोला भाई नंबर तो चाहिए, नंबर तो अगर चांद पे भी होगा तो तेरा भाई लेकर आएगा। तो पोलू ने बोला कि भाई मैं तो मर रहा हूं, मेरी तो मरने की हालत है, तू चले जा और तू ले नंबर किससे? टोलू से। तो मैंने बोला कि हाँ बता, मुझे एड्रेस बता दे, मुझे इस टोलू का क्या बता दे, एड्रेस बता दे और मैं पिंकी का नंबर वहां से निकाल लूंगा। भाई तेरा भाई सब कुछ कर सकता है। पोलू ने बोला कि भाई सुन, जो टोलू का घर है ना, वो मेरे घर से नत्थू काका की जो दुकान है उस दुकान से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या बोला उसने? पोलू ने बोला कि मेरा जो घर है, मेरे घर से जो नत्थू काका की दुकान है, नत्थू काका की दुकान से 30 मीटर पर किसका घर है? टोलू का घर है। इसके घर तू चले जा और इससे नंबर ले ले, किसका? पिंकी का। और इतना बोल के पोलू क्या कर गया? स्वर्ग से धार गया। ओ माय गॉड, दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? पोलू गया निपट, ठीक। और क्या बता के निपट गया? ये बता के निपट गया कि मेरे घर से जो नत्थू काका की दुकान है वहां से 30 मीटर पर टोलू का घर है, ऐसा बता दिया उसने, ठीक है। अब मैंने बोला, मैं एक्साइटेड था क्योंकि नंबर मिल चुका था, मैं एक्साइटेड था। मैं उससे ये पूछना भूल गया कि यार घर बताने से बेटर है तू तो मुझे टोलू का नंबर दे दे, तो मैं टोलू से सीधे पूछ के उसके घर चला जाऊंगा। लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड था ना पिंकी के चक्कर में कि नंबर मिलेगा मुझे, वो हुआ नहीं। मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में ये पूछना भूल गया और अब मैं गया सीधे पोलू के घर। पोलू मर गया था, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पिंकी के नंबर से मतलब है। पोलू के घर से मैं गया कहां? नत्थू काका की दुकान, वहां से 30 मीटर। मैंने कहा ढूंढ लेता हूं। अब जैसे ही नत्थू काका की दुकान में पहुंचा, मैंने देखा नत्थू काका की जो दुकान है वो एकदम सिटी के सेंटर पे है। अब अगर कोई घर सिटी के सेंटर पे है, एकदम सेंटर पे है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस नत्थू काका की दुकान से 30 मीटर इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। 30 मीटर हो सकता है कि नहीं? तो अब जब मैं यहां दुकान पे पहुंचा नत्थू काका की, तो मेरा दिमाग हिल गया और मैंने बोला अरे यार पोलू, तू मुझे या तो नंबर बता देता या तो तू मुझे डायरेक्शन सही बता देता कि नत्थू काका की दुकान से किधर जाना है, आगे जाके लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सीधे चले जाना है, कहां किस जगह पर मुझे 30 मीटर ट्रैवल करना है। अगर मुझे तू ये बता के मर जाता, तो मैं कम से कम पिंकी का नंबर तो ले लेता, उससे बात तो कर लेता, आराम से पहुंच जाता टोलू के यहां तक, मैं नंबर ले लेता, टोलू से बात कर लेता पिंकी से। अब मैं लगातार रोज जाता था इस नत्थू काका की दुकान पर और 30 मीटर यहां भागता था, वहां भागता था, इधर दौड़ता था, उधर दौड़ता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी।
मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू थी और वो वैल्यू क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू थी 30 मीटर और मेरे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। क्या हुआ होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन की मेहनत की और मुझे इस टोलू का घर नहीं मिला। जो मिला सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली कि अब टोलू की बात किससे होने लग गई, टोलू खुद किससे बात करने लग गया, पिंकी से बात करने लग गया। बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो गया यार। तो इससे मुझे एक बहुत बड़ी बात सबक में मिली, सीख में मिली कि भैया हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलता। आपको न्यूमेरिकल कई चीजों को समझने के लिए, कई चीजों को डिफाइन करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। आई मेरी बात समझ में? तो मैंने बोला यार टोलू की बात होने लग गई अब पिंकी से, तो पिंकी तो अब चन्ना मेरे आ हो गया भाई पिंकी के साथ। तो मैंने बोला चलो ठीक है जाने दो पिंकी। टोलू तू ये बता दे मुझे कि तू नत्थू काका की दुकान से नत्थू काका की दुकान से किस डायरेक्शन में रहता है? तो उसने बोला कि भाई नत्थू काका की दुकान से जैसे ही तू आगे बढ़ेगा एक चौराहा आएगा, उस चौराहे से लेफ्ट लेगा ना, उस लेफ्ट लेने के बाद जो चौथा घर पड़ेगा दाहिने हाथ पर, वहां पर मेरा घर है। तो ये बात एकदम कंफर्म हो गई कि 30 मीटर के साथ साथ आपको एक डायरेक्शन की जरूरत थी जिसके साथ आप इस टोलू का घर फाइंड आउट कर सकते थे, और वो नहीं हुआ। तो यहां से आपको क्या बात समझ में आई, क्या सीख मिली, क्या सबक मिला? आपको यह सबक मिला भाई इस बात से कि कई चीजों को डिफाइन करने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? हमको कई चीजों को डिफाइन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ किसकी जरूरत होती है भाई? डायरेक्शन की जरूरत होती है ना। अगर आपको डायरेक्शन नहीं बताया गया, तो आप देख सकते हो आप किसको खो दोगे, आप अपनी लाइफ से पिंकी को खो दोगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी और मैं क्या हो गया, उदास हो गया। क्लियर बात? तो यार ये चीज तो हो गई एक समझने की बात कि हाँ ठीक है सर आप आज तो सही बोल रहे हो। ऐसा हमारे साथ फिजिक्स में भी होगा। हमको बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी देखने मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफाइन नहीं हो रही थी, जिसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही थी, और उस चीज को डिफाइन करने के लिए आपको एक नई चीज की जरूरत पड़ी, नई वैल्यू की जरूरत पड़ी, जिसको हमने क्या बोला? वेक्टर्स। आई बात समझ में? दिस इज द नीड ऑफ वेक्टर्स। आपको जरूरी था कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ किसके बारे में भी जानो? डायरेक्शन के बारे में भी जानो। चलिए इतनी बात हमने कर ली, अब देखते हैं हमको क्या देखना है। आइए, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, पहले तो आप ये बता दो। तो देखो हम पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो देखिए स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए टू डिफाइन स्केलर्स यू ओनली नीड टू डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज यू ओनली नीड, या वी ओनली नीड, यू क्यों, मुझे भी जरूरत है, वी ओनली नीड न्यूमेरिकल वैल्यू, वी ओनली नीड न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड, है ना। आपको सिर्फ किसी चीज का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर बात? चलिए सर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनमें ये सब होता है? तो देखो जैसे मास हो गया, क्या हो गया? मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, टेम्परेचर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया। इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए आपको एटसेट्रा लिख रहा हूं, इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अब ये मत बोलना सर फोन नंबर के लिए भी तो डायरेक्शन चाहिए, नॉटी ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? देखो मास, अगर आपसे मैं पूछूं आपका मास कितना है, आप बोलोगे यार मेरा मास नहीं, मैं बोल दूंगा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट का मास 50 किलो है। तो मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में 50 किलो है कि ऑब्जेक्ट के राइट में 50 किलो है कि ऑब्जेक्ट के अपर पार्ट में 50 है कि लोअर पार्ट में। वो मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है, आप बोलोगे भाई कोई डायरेक्शन नहीं है, ये पूरा 50 किलो है, चाहे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सेंटर वेंटर कहीं भी देख लो, 50 किलो आपको इसका मास दिखेगा। अच्छा ठीक है,
अगर आपसे कोई बोले कि मुझे आज, जैसे हो सकता है जब आपको स्कूल जाना होता है, आपका मन नहीं होता स्कूल जाने का, तो आप घर वालों को क्या बोलते हो कि सर नहीं, मम्मी मुझे आज बहुत तेज फीवर आ गया है या फीवर आ रहा है। तो मम्मी बोलती हैं कि कितना, लाओ जरा चेक कर लेती हूँ। तो आप बोलते हो मम्मी मुझे दे दो थर्मामीटर, क्योंकि मम्मी तो सही पकड़ लेगी ना। तो आप थर्मामीटर लेकर जाते हो, अंदर जो आपको गर्म दूध दिया होता है उसको डुबा देते हो, गर्म हो जाता है। तो आप मम्मी से आके बोलते हो डुबा के कि मम्मी मुझे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री सेल्सियस नहीं होता, या 101 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, या और ज्यादा कर देता हूं, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, बुखार है। तो अगर आप मम्मी आपसे ये पूछ ले बेटा तुमको बुखार कहाँ है, सर पे है, पैर में है, जांघों में है, घुटनों में है, कलाइयों में है, उंगलियों में है, कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है, कहां है तुमको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार। तो आप बोलोगे यार मम्मी कैसी बात करो, ऐसी बात करोगे तो इससे अच्छा तो मैं स्कूल चला जाऊं, बोर करोगे आप मुझे ऐसी बात करके। तो यहां पर भी आपको पता चला कि यार ये टेम्परेचर बताने के लिए भी आपको, जब आपने 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार बताया तो पूरी बॉडी का बुखार बताया ना, कोई डायरेक्शन थोड़ी ना दिया आपने। तो ये ऐसी क्वांटिटीज थी जिनको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ रही थी। आपने ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला, स्केलर क्वांटिटीज बोला। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उसकी एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ये तो एग्जांपल है, मैं यहां लिख देता हूं एग्जांपल। एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब स्केलर क्वांटिटीज को आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो वो स्केलर एडिशन फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, स्केलर एडिशन फॉलो करती है। इसका क्या मतलब हुआ सर, जरा बताता हूं। स्केलर एडिशन को फॉलो करती है, क्या मतलब है इसका सर एक बार बताना। देखो अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 2 किलो क्या, कुछ महंगा फल बताओ यार, महंगा फल, एकदम महंगा, ड्रैगन फ्रूट। अरे बाप रे, खा नहीं पाया ना मैं, तो कम से कम एग्जांपल दे देता हूं। ड्रैगन फ्रूट 2 किलो ड्रैगन फ्रूट प्लस 2 किलो ड्रैगन फ्रूट, वापस लिख रहा हूं ड्रैगन फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट, है ना। 2 किलो ड्रैगन फ्रूट लिए आपने एक दुकान से, दूसरी दुकान से आपने 2 किलो ड्रैगन फ्रूट लिए, ये टोटल कितने हो गए, तो आप आंख बंद करके बोलोगे सर 4 किलो ड्रैगन फ्रूट हो गए कि नहीं हो गए, ये क्या हो गए, 4 किलो ड्रैगन फ्रूट हो गए, है ना। तो आपने कैसे ऐड कर दिया इसको, सिंपल इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में ऐड कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं, स्केलर एडिशन। सीधे एक टाइप की क्वांटिटी को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, है ना। आप जब यूनिट पढ़ोगे, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि सेम क्वांटिटीज यानी कि सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज ऐड अप होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता 2 किलो ड्रैगन फ्रूट है और 3 किलो पालक है, ऐसा पूछ लेता, 2 किलो ड्रैगन फ्रूट है या 2 किलो पालक है, और मैं पूछता कि कितने ड्रैगन फ्रूट आपने खरीदे इनको जोड़ के, तो आप जोड़ नहीं पाते इसको, आप बोलते हैं कि सर 2 ही किलो ड्रैगन फ्रूट खरीदे। 2 ड्रैगन फ्रूट 2 किलो पालक के साथ ऐड होकर 4 किलो ड्रैगन फ्रूट नहीं बनाएगी। आई मेरी बात समझ में, या आप यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे, क्लियर। तो यहां से हमको 100 बात की एक बात यह क्लियर हुई, यार ऐसी क्वांटिटीज हमको आगे जाके मिलेंगी या मिली थी, जिसको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, और ऐसी क्वांटिटीज को आपने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटीज बोला, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर एटसेट्रा, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, है ना। अच्छा सर, ठीक है सर। तो दूसरी क्वांटिटीज क्या आई सर, दूसरी क्वांटिटीज जो थी वो थी क्या, अगर आपको इसको लिखना है तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़। चलिए, आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको करता हूं इरेज, बढ़ते हैं हम आगे। अब हमने बात कर ली भाई स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, तो पहले जान तो लें कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, फिर मैं डिफरेंस आपसे ही पूछ लूंगा, आप ही मुझे बता दोगे ये है सर, ये है डिफरेंस इसके बीच में, आप खुद मुझे बता दोगे, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत पड़ने लगी थी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। पिंकी की वे याद आ जाती है मुझे जैसे ही मैं वेक्टर पढ़ता हूं। समझ गए थे कि नहीं, जो पिंकी ने दर्द दिया है वो दर्द इसलिए दिया है क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दी, और डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दी तो देख लो आज तक चन्ना मेरे आ चल रहा है मेरा, है ना। तो चलिए आइए, मैं बात कर रहा था वैसी क्वांटिटीज की जिनको डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन सच क्वांटिटीज, टू डिफाइन वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज, या मैं लिखता हूं टू डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज वी नीड, व्हाट वी नीड क्या क्या चाहिए जरा समझना,
है ना। इसमें आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत होगी जो आपको शायद ना पता हो, जिसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। टू डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज वी नीड, पहली चीज हमको पहली चीज तो चाहिए मैग्नीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड यानी कि क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए वो है भाई डायरेक्शन, जिसके लिए ये क्वांटिटीज बनाई गई, डायरेक्शन। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो डायरेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली एक और चीज है, और वो क्या चीज है, अगर किसी चीज को आप वेक्टर बोल रहे हो, किसी क्वांटिटी को आप वेक्टर बोल रहे हो, तो दे शुड फॉलो, दे मस्ट फॉलो, शुड नहीं, दे मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये सर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो हम समझ गए थे, डायरेक्शन तो हम पिंकी से समझ ही गए थे, लेकिन सर ये वेक्टर लॉ ऑफ, ये मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? स्केलर एडिशन हम समझ गए थे सर कि सीधे 2 + 2 कर दिया 4 हो गया, लेकिन सर ये वेक्टर एडिशन जैसी क्या चीज है और हमको क्यों जरूरत पड़ रही है इस वेक्टर एडिशन की? जरा सा आप इस बारे में अगर प्रकाश डाल देंगे तो हम सब समझ जाएंगे, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो मैंने कहा बस 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 यही बात तो समझाने वाली है, तभी तो यहां पर 2 स्टार लगाए हैं मैंने। तो चलिए आइए समझते हैं ये वेक्टर एडिशन वाली चीज क्या होती है। अच्छा सर, वेक्टर एडिशन बताने से पहले ये तो बता दो कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखो, आपने पढ़ा होगा फोर्स, है ना, आपको पता है फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जब आप फोर्स को डिफाइन करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि फोर्स आपने किस डायरेक्शन में लगाया है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सरफेस के टेंजेंशियल है। आपने देखा होगा ना कि 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है। अगर इस तरीके से लिखा है, फोर्स आपको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि 5 न्यूटन वेस्ट पे लगा है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप जानते ही होंगे कैसे दिखता है आपको। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अगर आपको बोला है कि 5 न्यूटन वेस्ट में लगा है तो आपको पता चल जाएगा कि वेस्ट डायरेक्शन में आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो भाई इसमें 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन क्या है, यूनिट है फोर्स की, और वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है। क्या है वेस्ट, क्या है डायरेक्शन है। आई मेरी बात समझ में? अभी हम धीरे से बात करेंगे वेक्टर लॉ एडिशन की, उसके बारे में बात करूंगा, बहुत आराम से बात करूंगा। अभी सिर्फ आपको क्वांटिटीज बता रहा हूं कौन कौन सी वेक्टर होती हैं। मोमेंटम का नाम आपने सुना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, क्या मोमेंटम पढ़ाया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। उसमें मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे लिखते थे आप, P वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज को जब आप डिफाइन करते हो तो उसके ऊपर क्या लगाते हो, एक एरो लगाते हो। क्या लगाते हो, एक एरो हेड लगाते हो, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। मोमेंटम के अलावा और आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा एक्सेलरेशन, देखा होगा कि नहीं देखा होगा, एक्सेलरेशन आपने देखा होगा, और भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी आपने जिसको वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दे मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, हर वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, जरूरी नहीं वो वेक्टर क्वांटिटी ही हो। यह बात लेकिन पक्की है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगी ही होगी। नहीं आई बात समझ में? देखो, अगर क्वांटिटी को आपने वेक्टर क्वांटिटी बोला है तो उसके पास पक्की बात है कि डायरेक्शन तो होगी ही होगी। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि उसके वो पक्की बात हो कि वेक्टर हो। अभी हम इस चीज को आगे भी डिस्कस करेंगे, ये मैंने आपके दिमाग में बात डाल दी है। जैसे ही ऐसा कुछ मुझे देखने को मिलेगा मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इस चीज को लिखना है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं कर देता हूं इसको रब। वेक्टर में लिखे रहने देता हूं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमको अब जरा वेक्टर एडिशन के बारे में बात करना है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। चलो भाई आ जाओ। एक चीज समझना, मैं अगर आपको कुछ बातें बताऊं, जैसे कि अगर मैं पिंकी का नाम नहीं लूंगा, मैं पिंकी का नाम नहीं लूंगा,
पिंकी का नाम नहीं लूंगा, चलो मैं अपनी ही बात करता हूं, जैसे मैं अपनी बात कर लूं, है ना। सत्यम, सत्यम नाम मेरा घर का नाम ले लेता हूं मैं, घर का नाम है मेरा ढोलू। तो चलो ढोलू की बात करते हैं। ढोलू क्या है, ढोलू चाहता है कि वो 6 मीटर अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 6 मीटर चले, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चले, ईस्ट डायरेक्शन में। 6 मीटर चल गया वो, ठीक। जब मैं यहां पहुंचा तो मैं चाहता हूं कि मैं 8 मीटर और आगे ट्रेवल करूं, 8 मीटर और आगे ट्रेवल करूं, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, अगर मैं इनिशियल पॉइंट से देखूं फाइनल पॉइंट का, तो आप बोलोगे कि सर इनिशियल से फाइनल पॉइंट में आपने 8 + 6 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है ना। 14 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कर लिया है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि टोटल आपके पास 8 + 6 14 आ गया, है ना। 8 और 6 को आपने जोड़ा तो आपके सामने क्या आ गया, 14 मीटर आ गया, ठीक। अब क्योंकि मैं 6 मीटर ईस्ट में ट्रेवल कर रहा हूं, 6 मीटर ईस्ट में ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं इसकी डायरेक्शन भी बता रहा हूं आपको, मतलब इसको मैं एक वेक्टर क्वांटिटी मान लूं 6 मीटर और 8 मीटर मैंने ईस्ट में ट्रेवल किया है, तो मैं पहले आपको सिर्फ 6 और 8 बता रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एरो लिख दिया इसके ऊपर, आप समझ जाओ कि मैं किसी वेक्टर चीज की बात कर रहा हूं। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए इस 8 और 6 को मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी कि मैंने ईस्ट में 8 और 6 मीटर कवर किए हैं, ठीक है सर। और 8 और 6 को जब मैंने जोड़ा तो कितनी वैल्यू आ गई, 14 आ गई, ठीक है ना। चलिए सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलो आगे बात करते हैं। अब मैं अगर इस ईस्ट को हटा दूं तो इस ईस्ट को हटा के मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर वेक्टर लगा सकता हूं, है ना, क्योंकि मैंने डायरेक्शन हटा के यहां पर वेक्टर लगा दिया, कोई बात नहीं। आ जाओ, अगर मैं आपसे बोलूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 8 मीटर चला ईस्ट में, ठीक, 8 मीटर चला मैं ईस्ट में, और उसके बाद मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया, क्या ले लिया, 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले लिया, तो मैं किस डायरेक्शन में चलने लगूंगा, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, यहां पे डायरेक्शन बना लेता हूं मैं, आपको पता ही होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मैंने 8 मीटर ईस्ट में ट्रेवल किया और 8 मीटर ट्रेवल करने के बाद मेरा सडनली मन किया कि मैं लेफ्ट ले लेता हूं, 90 डिग्री का सडन टर्न लिया मैंने और मैंने 6 मीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा या आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ जब तुमने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया था और जब तुम फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए तो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ। तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो मैंने क्या किया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया और मैंने बोला मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं, ये 8 है, 8 8 जा 8 स्क्वायर 16 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 64 + 36 का रूट कितना हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं फटाक से करके, 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर का मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और वो कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास आया है वो कितना आया है, 10 मीटर आया है, कितना आया है, 10 मीटर आया है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में आया है, तो देखो मैं इस डायरेक्शन में हूं, किस डायरेक्शन में हूं, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो भाई, मैं कहीं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हूं, क्या बोलते हैं अभी आगे जाके हम देखेंगे, है ना, किस एंगल पे है, क्या है वो अभी हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये भी एक टाइप की क्या है, हमारे सामने एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि क्योंकि ये 10 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं आया है। क्लियर बात। तो यार समझाने वाली क्या बात है, समझने वाली क्या बात है, ये समझना कि भाई जब मैं ईस्ट में चल रहा था तो 8 और 6 का सम मुझे 14 मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की, अब मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर मैं 8 वेक्टर और 6 वेक्टर को ऐड करता हूं तो मुझे मिल रहा है 10 वेक्टर। समझ में आया कैसे, वो तो पाइथागोरस से निकाल लिया तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करूं कि भाई ये जो 8 मीटर ट्रेवल किया गया है वो ईस्ट में ट्रेवल किया गया है,
ये जो 6 मीटर ट्रेवल किया गया है, ये सडन 90 डिग्री का टर्न लेके नॉर्थ में ट्रेवल किया गया है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है मेरे पास वो 10 मीटर का आया है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं। क्लियर? तो अब सोचने समझने की बात ये हो गई कि भाई यहां भी 8 और 6 ही तो थे वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसका समेशन हमको क्या दे रहा था? 14 दे रहा था। यहां पर भी 8 और 6 ही थी क्वांटिटी, लेकिन उसका समेशन हमको क्या दे रहा था? 10 दे रहा था। तो ये वैल्यूज चेंज क्यों होने लगी? जब हम 2 किलो आम खरीद रहे हैं, जब हम 2 किलो मैंगो खरीद रहे हैं और उसको 2 किलो मैंगो से जोड़ रहे हैं, तो वो 4 किलो ही मैंगो बनेगा, चाहे मैं उसको नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाऊं, चाहे ईस्ट में ले जाऊं, चाहे वेस्ट में ले जाऊं, चाहे साउथ में ले जाऊं, ये 2 + 2 जुड़ के हमेशा 4 kg ही देने वाला है आपको। लेकिन ऐसा वेक्टर्स के साथ नहीं हो रहा। जैसे ही आप वेक्टर्स में डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, एंगल चेंज कर रहे हो, तो अलग अलग समेशन आपको मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू जोड़ने के बाद आपको मिल रही है। कल के दिन आप ऐसा भी देखोगे कि अगर आपने ईस्ट में ट्रेवल किया 8 मीटर और ईस्ट में ट्रेवल करने के बाद आपने सडनली यहां से 120 डिग्री का एंगल बना लिया और आपने ट्रेवल किया यहां 6 मीटर, तो अब इस 8 वेक्टर प्लस 6 वेक्टर का आंसर 10 वेक्टर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में? क्लियर बात है 100%। तो आप देख रहे हो हर बार जुड़ 8 वेक्टर और 6 ही वेक्टर रहे हैं। अब आप ये मुद्दा सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, 8 आपने वेक्टर क्यों लगा दिया? क्योंकि मैं यहां पर बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो 8 मीटर ट्रेवल हुआ है ये ईस्ट में हुआ है, ये वेक्टर साइन वो बता रहा है आपको कि इस 8 मीटर के पास खुद की एक डायरेक्शन है। क्लियर है? समझने के लिए बता रहा हूं, आगे जाके और अच्छे से इसको डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मेरा जो टोटल मसला था, जो टोटल बात थी, 100 बात की एक बात थी, वो ये थी कि स्केलर में अगर आप 2 किलो आम और 2 किलो आम को जोड़ते हो तो वो हर जगह 4 किलो होगा, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले जाओ। लेकिन अगर आप इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को देखते हो तो आप हर बार समेशन अलग अलग पाओगे। हर बार समेशन क्या करोगे? अलग अलग पाओगे। वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तो वो हमेशा स्केलर की तरह ऐड नहीं हो सकता। तो यहां मुझे समझ में आ गया, ढोलू को समझ में आ गया कि भाई ये तो कुछ गजब चीज है, ये तो मजा आनंद दे देगी, मतलब इस चीज को अगर हम समझ गए तो। क्लियर बात है? तो ऐसे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमने क्या बनाया है? वेक्टर एडिशन लॉ बनाया है। क्या बनाया है? वेक्टर का एडिशन लॉ बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप वेक्टर्स को ऐड करोगे, क्योंकि वो स्केलर की तरह नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं हो सकता। हर बार उसका एडिशन आपको अलग वैल्यू देता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? समझ में आई? पक्की बात? चलिए, अब सर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 14 हो रही है, 10 हो रही है, 10 नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो देखो, ये भी हम समझेंगे। इसकी वैल्यू 2 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकती है। 8 वेक्टर और 6 वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती है, और इसकी बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है जब आप इसको ऐड करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे। तो सर आपको कैसे पता कि 2 और 14 के बीच में ही होगी? मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपके आगे जाके आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू के बीच में या किस रेंज में ये दोनों वेक्टर ऐड होकर आपको आंसर देंगे। ये सब चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो, बस समझो कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी थी जिसको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्लियर? कोई भी डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं है। हां, लेकिन अगर आपको वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करना है तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगी तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकती। ये बात आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो इस चीज को अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, अगर किसी के मन में भी ये डाउट है कि सर ये क्या है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, देखो लोड मत लेना दिमाग पर, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि वेक्टर को जब आप डायरेक्शन के साथ ऐड करते हो ना, तो उनके एडिशन का जो रिजल्ट होता है वो बदलता जाता है। जब आपने ईस्ट पे ऐड किया तो देखो सीधे 14 आ गया, लेकिन आपने जैसे ही ईस्ट और नॉर्थ को ऐड करना चाहा तो रिजल्ट 10 आने लग गया। और जैसे ही आप चाह रहे थे कि ये 8 मीटर और 6 मीटर एड अप हो जाए, लेकिन ये 6 मीटर इस 8 मीटर से 120 डिग्री का एंगल बना के आगे की तरफ जा रहा था, तब आपको रिजल्ट 10 नहीं मिल रहा था, 14 नहीं मिल रहा था, कुछ और मिलने लग गया था। क्लियर बात है? तो यहां एडिशन होने के लिए कुछ अलग टाइप की चीज थी जो हमको बनानी थी, और उसी को हमने क्या बोला है? वेक्टर एडिशन लॉ बोला है। इसी चीज को हम आगे जाकर समझेंगे।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्केलर जैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, हर बार इसको स्केलर जैसे जोड़ना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चलिए तो अब मैं करता हूं इसको रब। और यहां देखिए मैंने एक चीज अभी की क्वांटिटीज की स्पेलिंग मैंने पता नहीं क्या लिख दी है। देखो ये क्या होता है यार, ये कैसी स्पेलिंग है? ये पिंकी के दुख में ना तुम लोगों को एग्जाम्पल देने के चक्कर में फालतू मुझे अपना पास्ट याद आ गया। क्या यार तुम लोग भी यार, क्वांटिटीज की स्पेलिंग सही लिख देता हूं मैं, क्वांटिटीज, है ना। चलिए अब यार मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, वो क्या बात बताई जरा उसको मैं यहां नोट में लिख रहा हूं, इट इज नॉट necessary that if a quantity has direction as well as magnitude, क्या बोला मैंने? इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ अ क्वांटिटी हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ इसका? चलो आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हर वेक्टर के पास डायरेक्शन होगी, ये पक्की बात है। वेक्टर ऑलवेज हैज डायरेक्शन, but converse is not true। उल्टा इसका जरूरी नहीं हमेशा सही हो। जैसे कि समझते हैं, हर बार आप ये बोल सकते हो कि किसी वेक्टर के पास, अगर आपने उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला है तो उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगी। आप आंख बंद करके छाती ठोक के बोल सकते हो कि यह बात एकदम सही है। लेकिन यह बोलना कि अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ऐसा बोलना हमेशा सही नहीं है। यही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश यहां पर की है। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए तो हम उस एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये चीज नोट डाउन करनी है तो आप कर लीजिए, वैसे तो अभी मत करिए, यहाँ पे जगह है, हम इस बारे में बात यहां कर सकते हैं। देखो सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक क्वांटिटी होगी जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको आप बोलते हो प्रेशर, है ना, जिसको आपने क्या बोला होगा? प्रेशर आपने सुना होगा। इस प्रेशर को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। अब भाई आपने कभी सुना होगा कि कंप्रेसिव है कोई चीज टेंसाइल है, ऐसी चीजें आपने सुनी होगी ना कि टेंसाइल है, टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो टेंसाइल हो जानी चाहिए, प्रेशर इनवर्ड हो जाना चाहिए, आउटवर्ड हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड तो है, प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड तो है, प्रेशर के पास डायरेक्शन तो है, लेकिन प्रेशर को जब आप ऐड करते हो ना तो वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। प्रेशर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आप कभी भी प्रेशर को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, हमेशा आप प्रेशर को क्या बोलते हो? स्केलर क्वांटिटी बोलते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? इट डज नॉट फॉलो, समझना बाबा बात को। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो आगे हमको प्रेशर मिलेगा तो हम उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल पाते? वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल पाते, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलने लग जाते हैं। वैसे ही बाबा, अब ये चीज अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो बाबा करो, फिर मैं इसको करता हूं क्लियर। चलो 1 2 टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5, ये हो गया क्लियर। आ जाओ। वैसे ही एक चीज होती है करंट, है ना, एक चीज होती है करंट। करंट भी आपने देखा होगा, जैसे अगर आपके पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक बार करंट यहां से आ रहा है 3 एम्पियर का, और इस पॉइंट पे करंट यहां से आ रहा है 5 एम्पियर का, और यहां से बाहर जा रहा है, तो आप बोलोगे कितना करंट बाहर जा रहा है, तो आप सिंपल बता दोगे 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 8 एम्पियर का करंट यहां से बाहर निकल रहा होगा इस जंक्शन से। इसको जे बोल दो, जंक्शन। तो ये आपने जो 8 एम्पियर करंट निकाला,
ये आपने कैसे निकाल दिया? सीधे सीधे इस 5 एम्पियर और 3 एम्पियर को ऐड करके स्केलर एडिशन कर दिया आपने। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ स्केलर एडिशन कर दिया, है ना, स्केलर एडिशन कर दिया। वो तो सर आपने वहां भी किया था जब आप 8 मीटर ईस्ट चल रहे थे, 6 मीटर ईस्ट चल रहे थे, तो आपने 8 + 6 करके स्केलर एडिशन नहीं किया था क्या? बिल्कुल किया था। लेकिन जैसे ही मैंने डायरेक्शन बदली थी, क्या हमेशा आपको आंसर 14 ही मिल रहा था? नहीं सर, हर बार तो नहीं मिल रहा था। अब देखो, अगर मैं यहां पर इसका एंगल चेंज कर दूं, यानी कि अब 3 एम्पियर ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, पहले ऐसा आ रहा था, अब 3 एम्पियर ऐसा आ रहा है, 5 एम्पियर ऐसा आ रहा था, अब 5 एम्पियर ऐसा जा रहा है, सेम वही जंक्शन है जे, और मैं आपसे पूछूं बताओ यहां से कितना करंट बाहर निकलेगा, तो भी आप यही बोलोगे कि यहां से करंट निकलेगा सर 5 एम्पियर + 3 एम्पियर = 8 एम्पियर। आंसर बदला? आंसर बदला? नहीं सर, नहीं बदला। अगर मैं इस आने वाले करंट का एंगल चेंज करता जाऊं कि यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, आपका फाइनल आंसर नहीं बदलेगा जब तक ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। जब तक ये 5 और 3 चेंज नहीं होते, आपका आंसर जो फाइनल है, जो करंट जंक्शन से बाहर निकल रहा है, वो हमेशा 8 एम्पियर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक 5 एम्पियर और 3 एम्पियर की वैल्यू चेंज ना हो। तो भाई करंट जो होता है, करंट के पास डायरेक्शन तो होती है, करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता जिसके कारण हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल पाते? वो ये कि दे डू नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो, ये हमेशा जो लाल कलर मेरी मेहनत पे चल जाता है ना, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो व्हाट? वेक्टर एडिशन। बस इतनी सी इससे गलती हो गई, और इस गलती के कारण इसको वेक्टर की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, और इसको क्या बोल दिया गया कि करंट तुम हमेशा क्या रहोगे? एक स्केलर क्वांटिटी रहोगे। क्या रहोगे? एक स्केलर क्वांटिटी रहोगे। आगे जाके देखो यार, ये प्रेशर वेशर, ये स्ट्रेस वेस, ये करंट वरेट, आगे जाके हम हो सकता है इसको टेंसर क्वांटिटी बोल दें, है ना। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, और अब हम बात करते हैं टेंसर क्वांटिटीज की भी, लेकिन हमको अभी इसको पढ़ना नहीं है ना। तो कभी कभी ऐसा आप पढ़ लोगे कि आपको पता चलेगा कि करंट टेंसर क्वांटिटीज में भी आ रहा है, प्रेशर या स्ट्रेस आपकी टेंसर क्वांटिटीज में भी आ रही है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हमको टेंसर के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, अभी हमको स्केलर और वेक्टर के बारे में ही बात करनी है। तो चलिए, ये बात हमको एकदम क्लियर हो गई कि यार हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, तो हमेशा वो वेक्टर क्वांटिटी हो, वो स्केलर भी हो सकती है। जरूरी है अगर उसको वेक्टर बनना, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ क्या करना है? उसको फॉलो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर बात? क्या ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई है? अच्छे से दिमाग में बैठ गई है? अगर बैठ गई होगी ना, तो आप यूं उड़ा लोगे वेक्टर्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है वेक्टर्स में। ठीक है, चलिए, तो अब आप इसको नोट डाउन करिए, आगे हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए भाई, यहां तक हमको बहुत सारी नॉलेज पता चल गई है अपने वेक्टर्स के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं और अब पता करते हैं कि अगर वेक्टर पता चल गया है कि कौन सी चीजें वेक्टर्स हैं, तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो आज आ जाइए, हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लो अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि ये वेक्टर है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको काय की? एक ऐसी लाइन की, और इस लाइन के आगे क्या लगा होता है? एक एरो लगा होता है। एरो इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस लाइन का जो ये पीछे वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है टेल, यानी कि पूंछ। ठीक, और ये जो एरो है, जहां एरो जिस डायरेक्शन में बना होता है, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। ये जो आपके पास लाइन और एरो बनी हुई है, ये एरो आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड में, क्योंकि हमारे वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये एरो क्या बताता है? उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। सर मैग्नीट्यूड भी तो इंपॉर्टेंट था। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको पता करना है ना, अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है, तो आप इस वेक्टर की क्या नाप लो? लेंथ नाप लो। अगर आप इस लेंथ को मेजर कर लोगे, तो ये लेंथ आपको और कुछ नहीं बताएगी, ये बताएगी मैग्नीट्यूड।
क्या बताएगी? आपको मैग्नीट्यूड बताएगी। तो देखो आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया, आपको डायरेक्शन भी मिल गई, और आपको आगे बस चेक करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। वैसे कर रहा होगा तभी आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, नहीं तो क्यों ही रिप्रेजेंट करते। हमको पता चल गया है कि ये वेक्टर है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं कि इस पूरी लाइन की जो लेंथ होगी वो उसको मैग्नीट्यूड देगी उसका, और ये जो एरो है ये आपको क्या देगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन देगा। क्लियर? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 5 न्यूटन, क्या 5 न्यूटन फोर्स बना दो, मतलब फोर्स बना दो 5 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसको रिप्रेजेंट करके बता दो। ठीक है, अब आप 5 न्यूटन कैसे ड्रॉ करोगे? सर ड्रॉ करने के लिए तो कुछ पैरामीटर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? स्केलिंग करोगे। स्केल करोगे। आप क्या स्केल करोगे? आप बोलोगे कि मैं मान रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 न्यूटन के बराबर। तो 5 सेंटीमीटर किसके, 5 न्यूटन कितने के बराबर होगा भाई? 5 न्यूटन बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। ये आपने बता दिया। तो अब आप क्या करोगे? एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे। इस 5 सेंटीमीटर से आपको क्या पता चला? मैग्नीट्यूड पता चला। क्या पता चला? मैग्नीट्यूड पता चला। स्केल से नाप के 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे और बोलोगे कि ये जो लेंथ है ये किसको डिफाइन कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपका जो एरो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो एरो जा रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो आपने क्या बना दिया? 5 न्यूटन फोर्स बना दिया। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं? ये देखिए, ये आपने बना दिया F वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब मैंने यहाँ पे नॉर्थ क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एरो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में है फोर्स आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसको आप क्या बोलते हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत आसान होता है, ऐसी कोई 30 मार खान वाला नॉलेज आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, बार बार हर जगह ऐसे एरो बनाते रहना सही नहीं लगा, फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या लिख देते हैं? कोई भी क्वांटिटी है, जैसे आपको वेलोसिटी वेक्टर बताना है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है मान लो, या 5 मीटर पर सेकेंड मान लो, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप बार बार उसको बनाकर नहीं दिखाओगे कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन ईस्ट है। आप सिर्फ ये बोल दोगे कि भाई ये 5 मीटर पर सेकेंड है। वेक्टर से इंसान समझ जाएगा कि इसकी कोई डायरेक्शन होगी, है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो पता कर लेगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हमको तो ये बात पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और इसकी कोई डायरेक्शन भी है। क्लियर? पक्का? 100%। चलो, पहले हम इस चीज को ऐसे भी लिखा करते थे कि वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब मैंने आपको बताया ना, बार बार लिखना, ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो हमने यहां से डायरेक्शन गायब करके ऊपर क्या लगा दिया? एक वेक्टर का साइन लगा दिया, जिससे हमको समझ में आ गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? पक्का? चलिए, तो कोई बहुत बड़ी बात मैंने आपको नहीं बताई है, इस चीज को आप नोट डाउन करना चाहो तो करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जरा डायरेक्शंस की बात मैं आपसे कर लेता हूं, है ना। बहुत ही प्यारी बात आपसे करूंगा, डायरेक्शंस की बात करूंगा। बहुत ही बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अभी हम सिर्फ बेसिक डेवलप करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल आपको अभी इस लेक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम नए लेवल को टच करेंगे, मैं आपको बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, और कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर भी पूछूंगा। तो प्लीज आप उस पर्टिकुलर लेक्चर का वेट करिए, अभी सिर्फ अपने बेसिक को बढ़ाइए। चलो भाई, हमको पता है कि डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है वेस्ट, और ये डायरेक्शन है साउथ। है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो, अब क्या होता है ना, इसमें हम एक डायरेक्शन बताते हैं जो आपने काफी सुनी होगी। जैसे अगर मैं ये डायरेक्शन बताना चाहूं इसके बीच में, ओहो पूरे ही मिट गया। चलिए, तो हम जरा इसके बारे में बात कर लें। भाई पेन तो बना लूं, पेन तो बना लेने दे मेरे को। मिट ही गया सीधे सीधे। तू आ जाओ, वापस बना लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, अरे देखो वैसे ही बन गई। क्या बात है यार, टैलेंट तो मेरा, ओहो, घमंड ना आ जाए मुझे इस चीज पे कहीं। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि हमने एक चीज बहुत ज्यादा सुनी हुई है, जैसे ये लाइन है, आपसे मैं पूछूं यार ये डायरेक्शन कौन सी है मुझे बता दो, तो हर कोई तुरंत मुंह से बोल देगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। क्या बोल देगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो यार ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अपन तभी बोल पाते हैं जब एंगल क्या हो, 45 डिग्री हो।
मतलब ये लाइन जो मैंने बनाई है ये नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीच में हो, तभी आप इसको क्या बोल पाते हो, नॉर्थ ईस्ट बोल पाते हो। लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन ना आ जाए, नॉर्थ ईस्ट बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे सर, बताता हूं मैं अभी क्या बोलेंगे। अगर यही वाली लाइन मैं यहां बना दूं, ठीक है ना, और अगर आप इसको नॉर्थ वेस्ट बोलना चाहते हो, NW यानी कि नॉर्थ वेस्ट बोलना चाहते हो, तो ये बात पक्की कर लो कि इसका एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अब भाई 90 डिग्री का एंगल है, अगर इधर 45 है तो इधर से भी क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। सिंपल सी बात। अगर मैं इधर की बात करूं, इधर की बात करूं, तो आप बोलोगे कि इट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन सर, दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हाँ, बस ये पक्का कर लेना कि साउथ ईस्ट बोलने से पहले एंगल चेक कर लो कि एग्जैक्ट बीच में है 45 डिग्री के एंगल पे या नहीं। क्या बच गया, एक ही चीज बच गई, इधर का एंगल, इधर की साइड, इधर का डायरेक्शन। तो भाई अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है तब मैं जाकर बोल सकता हूं कि ये क्या है, साउथ वेस्ट है। सर वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते, जैसे सीता गीता, सीता गीता बोलते हैं, गीता सीता नहीं बोलते, राम लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण राम नहीं बोलते, है ना। वैसे ही हमने क्या कर दिया भाई, इसको नाम दे दिया है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो अच्छा लगता है बोलने में, तो बोल रहे हैं, अच्छा लगता है बोलने में तो बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आपका सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा है उसकी बात अगर मैं आपसे करूं, तो चलिए अगर उसके बारे में हम बात करना चाहें, तो मान लो मैंने आपको बोला ये एक लाइन है, ये एक डायरेक्शन है जो कि ईस्ट से 70 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का, 70 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सर ये कौन सा डायरेक्शन होगा, इसको भी लोग नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो इस ग्रीन वाली डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कितने डिग्री का एंगल है, 70 डिग्री। किससे है, ईस्ट से, है ना। ये जो ग्रीन लाइन का एंगल बना है ये ईस्ट से 70 डिग्री का बना है, और किधर के पास है, किधर जाता हुआ है, नॉर्थ की तरफ जाता हुआ है। अरे 70 डिग्री का जो एंगल बना है वो ईस्ट से बना है और किधर जाते हुए बन रहा है, नॉर्थ की तरफ जाते हुए बन रहा है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 70 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हुए है, तो इसको लिख रहा हूं 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ, कहां से, ईस्ट, 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आई बात समझ में, अरे हाँ कि ना। अगर आप बोलो कि सर इसका एंगल तो यहां से भी 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, अगर आप यहां से देखना चाहते हो, अगर आप नॉर्थ से देखना चाह रहे हो, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोल सकते हो, 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाते हुए फ्रॉम नॉर्थ, तो 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है ना, या ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा बता सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं देखूं दूसरी तरफ, आपसे और क्वेश्चन पूछूं कि इसको आप क्या बोलोगे, तो मुझे बताओ। अगर मैंने यहां पर आपको एक एंगल दे दिया, मान लो ये एंगल है, यहां से ये एंगल बनाता है 75 डिग्री का, कितने डिग्री का, 75 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मुझे बताओ कि इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे बताओगे। आप इसको बोलोगे कि सर ये वाला जो वेक्टर है, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो वेक्टर है, ये और कुछ नहीं है, दिस इज 70 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री कहां से है, नॉर्थ से है, किस डायरेक्शन में जाता हुआ, वेस्ट डायरेक्शन में जाता हुआ। तो 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आई मेरी बात समझ में। हम यहां डायरेक्शन का नॉलेज ले रहे हैं क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे जिसमें हमको डायरेक्शन बतानी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना। अभी मैं यहां से प्रॉपरली आपसे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि डायरेक्शन कैसे बताई जाए। तो भाई ये क्या हो गया, 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट जाता हुआ है कहां से, नॉर्थ से, ठीक। चलिए अब मैं एक एंगल आपसे पूछूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए, मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर एंगल है, ये एंगल है और इसका कितनी वैल्यू है, 35 डिग्री। तो मुझे इसके बारे में बताओ कि आप इसको कैसे बताओगे, कैसे बताओगे इसकी डायरेक्शन। मुझे आप इसकी डायरेक्शन बताओ, कैसे बताओगे अगर इसका एंगल 35 डिग्री है वेस्ट से। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आप इस चीज को बताओगे, ठीक। तो भाई ये है हमारा तरीका डायरेक्शन को बताने का, डायरेक्शन कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो चलो भाई, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका हूं,
एक क्वेश्चन और पूछूंगा, तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस चीज को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लो। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आओ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लो भाई, क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, जल्दी से इसको ड्रॉ करो, बताओ मुझे डायरेक्शन कहाँ आएगी, कैसे ड्रॉ करोगे इसको, मुझे जल्दी से बताओ जब तक मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलो भैया, ईस्ट ऑफ साउथ है ना, ईस्ट ऑफ साउथ। आ जाओ। तो इसमें क्या बोला गया है आपको रिप्रेजेंट करने को, ड्रॉ 10 न्यूटन 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ओके ठीक है, बिल्कुल बना देंगे सर, कोई टेंशन नहीं है। 40 न्यूटन बनाना है, मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया है, 40 न्यूटन दिया है। तो चलो मैग्नीट्यूड मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड दिया है आपको 10 न्यूटन का, ठीक। चलो मैं ये बोल रहा हूं कि 2 सेंटीमीटर जो है स्केल का वो 1 न्यूटन के बराबर है। 2 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है। तो मुझे बताओ 10 न्यूटन को बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। चलो, तो हमको लाइन तो पता चल गई कि 5 सेंटीमीटर की खींचनी पड़ेगी। अच्छा, कहां खींचनी है, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 40 डिग्री ईस्ट की तरफ खींचनी है। तो आओ मैं यहां से बनाता हूं, साउथ से 40 डिग्री आगे ले जाके कुछ ऐसा एंगल बनेगा, कुछ ऐसा वेक्टर बनेगा क्या, मुझे बताओ। ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ये लाइन मैं बोल देता हूं, ये पूरी लाइन मैं बोल देता हूं, आपने कितने सेंटीमीटर की बनाई है, 5 सेंटीमीटर की बनाई है। और ये 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इन 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये आपने बना दिया अपना फोर्स का वेक्टर जो आपको बोला गया। क्लियर, क्लियर, पक्का, 100%, बहुत सही। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उस वेक्टर की लेंथ आपको मैग्नीट्यूड देती है और कैसे उसका एरो आपको डायरेक्शन बताता है। अगर आप उसको देखना चाहो तो आप उसको एंगल के फॉर्म में भी बता सकते हो कि 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ को हमेशा साउथ से ईस्ट की तरफ जाते हुए देखेंगे। क्लियर, पक्का, 100%, हाँ सर समझ में आ गया है ना। अच्छा, ये जो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है, ये एकदम स्केल से बनाया जाता है, नाप नाप के एकदम परफेक्ट स्केलिंग करके बनाया जाता है ना। हम जो बना रहे हैं अभी ऐसी फ्री हैंड बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब बनाया जाता था तो एकदम नाप नाप के बनाया जाता था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हमको देखने को मिलता है। चलो, बहुत हेक्टिक हो रहा है सर, बहुत हेक्टिक हो रहा है, इतना ज्यादा कैसे लोड लेंगे सर। तो चलो थोड़ा सा माहौल हल्का करते हैं। मुझे 4 लाइन याद आ गई हैं शकील आज़मी साहब की। शकील आज़मी साहब बड़े शायर हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, उनकी 4 लाइन है। तो चलो अर्ज किया है, वाह वाह कर देना कमेंट बॉक्स में। अर्ज किया है कि तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, और मैं तेरे बेवफा होने से बिल्कुल परेशान नहीं, दिल लगाने को तो अभी सारा जहां बाकी है। वाह वाह कर देना कमेंट बॉक्स में, शकील आज़मी साहब की लाइन है। तो इसी के साथ हम अपने माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमको और क्या पढ़ना है। चलिए, तो हमको क्या पढ़ना है जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर, बट ये जो पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।